हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी दो तरह के सुधार की। एक थे स्थायित्वकारी योजनाएं और दूसरी योजनाएं थी जिनको हम लोगों ने बोला था संरचनात्मक सुधार, है ना। तो स्थायित्वकारी नीतियां में क्या हुआ था, जो हमारा भुगतान संतुलन था जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उसमें जो क्राइसिस आ गई थी, जो संकट आ गया था, उसको दूर करने की हमारी क्या क्या उस समय पर हम कर सकते थे छोटे समय में, शॉर्ट टर्म के लिए, वो हमारी थी स्थायित्वकारी नीतियां। और सुधारात्मक जो परिवर्तन करने थे, जो हमें संरचनात्मक सुधार करने थे, वो तो बहुत लंबे समय तक चलने वाले थे। और उनमें से जो पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, क्या बोलते हैं, उदारीकरण। ये आपके चैप्टर में पहला ही जो टर्म है उदारीकरण, इसको हम लोग बात करेंगे कि इसका मतलब क्या था, क्या इसका मतलब हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ये समझने की है कि संरचनात्मक सुधार में हमें ये तीनों परिवर्तन करने थे। उदारीकरण करना था, निजीकरण करना था और वैश्वीकरण करना था। सबसे पहले हम उदारीकरण की बात करते हैं। उदारीकरण का मतलब क्या यार? उदारीकरण में देखो ऐसा हुआ था कि हमारे देश में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, जो भी औद्योगिक योजनाएं थी, उनमें खासतौर से जो 1956 में आई थी, उसमें बहुत सारी बंदिशें थी। उन बंदिशों को हटा दो, उदार बन जाओ, उड़ने दो, है ना, मुक्त कर दो। किसको? निजी क्षेत्र को। तो निजी क्षेत्र को मुक्त करने की जो बात थी, वो सबसे प्रमुख बिंदु था किसका? उदारीकरण का। अब उदारीकरण में बहुत सारे क्षेत्र हैं, व्यापार का क्षेत्र है ना, औद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं तो औद्योगिक क्षेत्र है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि विदेशी पूंजी हमारे देश में आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसे ही व्यापार है देश बाहर के देशों के साथ, कि वो हम व्यापार कैसे कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आती हैं, समझ रहे हैं ना आप। ये अलग अलग ऐसे इतने सारे क्षेत्र हैं, जिन सारे क्षेत्रों में हमें क्या करना था, उदारवादी नीतियां लेकर के आना था, हमें उदारीकरण करना था। ये समझ रहे हैं आप। अब हर क्षेत्र में क्या क्या कर सकते थे, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहां पे क्या क्या किया गया, उसको अगर हम सिस्टमैटिकली देखेंगे, एक बार हम उनको एक क्रम में बना लेंगे, तो फिर हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हम लोगों ने उदारीकरण करने की कोशिश की। ये 5 है हमारी किताब में, बाकी और भी क्षेत्र में आप तोड़ सकते हो, लेकिन ये 5 है। इतने आप इतना ध्यान रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले सुधार तो हम लोगों ने किया औद्योगिक क्षेत्र में। दूसरा सुधार किया वित्तीय क्षेत्र में। वित्तीय क्षेत्र मतलब हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आता है, बैंक्स आती है बहुत तरह की, जब मैं बात करूंगा बताऊंगा। उसके बाद एक सुधार करना था उदारीकरण वाला, किसमें? टैक्सेशन में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कराधान। तो कर कहां से ले रहे हो, फिर सरकारी व्यय कैसे हो रहा है, जिसको हम लोग राजकोषीय नीतियां बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय योजना। तो उसकी बात करेंगे। तो ये तीसरी चीज हो गई। फिर चौथी क्या हुई, जो हमारा विदेशी विनिमय है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज, की बाहर से कौन कौन सी मुद्रा आ सकती है, कितनी आ सकती है, वो वाली बात। और फिर एक बात आ जाती है व्यापार की, तो 5वां। और व्यापार और निवेश, इसको साथ में देख लेते हैं। निवेश समझते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो ये 5 क्षेत्र हैं। अब इसमें सबसे पहले जो बात आती है औद्योगिक क्षेत्र की, उसकी बात करते हैं। समझ में आ गया ना आपको? देखिए, उदारीकरण सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं किया गया, किस किस में किया गया, उद्योगों में किया गया, औद्योगिक क्षेत्र में। उसके बाद से जो हमारा वित्तीय पूरा सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वित्तीय क्षेत्र है, उसमें किया गया। उसके बाद हमारे यहाँ पर व्यापार में भी किया गया। व्यापार के साथ साथ निवेश को हम एक साथ काउंट कर लेते हैं। ऐसे ही जो हमारा विदेशी विनिमय है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसमें एक्सचेंज किया गया। और इसी तरह से जो कराधान है, हम लोग टैक्सेस लगा रहे हैं, ये 5 का मैंने ऑर्डर ऊपर नीचे किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 5 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हम लोगों ने उदारीकरण की स्टार्टिंग कर दी। अब कहां पे, किस क्षेत्र में क्या किया गया? तो सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में आपको पता है कि बहुत सारी तरह की समस्याएं थी। क्या समस्या थी? कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम करेगा, है ना। तो 1991 के बाद, कब के बाद? 1991 के बाद पहली चीज तो ये हुई कि यार सिर्फ 6 ऐसी, या 6 और 7 भी आप उसको बोल सकते हो, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनमें आपको लाइसेंसेस की जरूरत थी। उसके पहले तो हर चीज में आपको पता है कि लाइसेंस लेना पड़ता था। किस किस में लाइसेंस लेना पड़ता था? कुछ भी करना है यार, आपको नई फैक्ट्री लगानी है तो लाइसेंस, आपको फैक्ट्री बंद करनी है तो भी परमिशन चाहिए, फिर कुछ नया जो उत्पादन कर रहे हैं तो उसी की मात्रा बढ़ानी है तो भी आपको लाइसेंस चाहिए, कुछ नया बनाना चाह रहे हो, अलग तरह का बनाना चाह रहे हो तो भी आपको लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस राज था ना, उसको खत्म कर दिया गया, सिवाय 6 इंडस्ट्रीज के। अब ये 6 इंडस्ट्रीज में क्यों किया गया यार? ऐसा किया गया ना, क्योंकि हर तरह में आप छोड़ दोगे तो फिर समस्याएं हो जाएंगी। जैसे अल्कोहल है, दारू पीने वाला काम, सिगरेट्स है, ऐसे ही हजार्डस केमिकल्स होते हैं, जैसे कि जिनसे ऐसे रसायन जिनसे नुकसान हो सकता है, जो खतरनाक हैं। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में कई बार विस्फोटकों की भी आवश्यकता होती है। तो माइनिंग होती है ना, आप लोगों ने देखा खनन होता है, तो खनन के काम में बहुत बार हमें छोटे छोटे विस्फोट करने पड़ते हैं। तो उस तरह के विस्फोटक बनाने की अगर आपकी
का काम है, तो उसके लिए लाइसेंस आपको चाहिए। और सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए सब लोग अपने घर में विस्फोटक बनाने लगे तब तो कितनी समस्या हो सकती है ना। जैसे आपको बंदूक लेने के लिए, आप समझिए, एक उदाहरण देता हूं आपको। हमारे यहाँ पर बंदूक अगर आपको लेनी होती है तो आपको लाइसेंस लेना होता है ना। कट्टा तो देसी कट्टा चलता है नंबर 2 का, वो तो आप पकड़ के ले जाओगे तो आपको जेल भी हो सकती है। और आपको अगर वास्तव में एक रिवॉल्वर या कोई राइफल चाहिए तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और जब भी चुनाव हो रहे होते हैं या कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो वो सारी की सारी बंदूक आपको थाने में जमा भी करनी होती है जाकर के। तो हमारे यहाँ पर ये क्यों किया गया कि अगर सारे घर लोगों, सभी लोगों के पास आराम से खुलेआम बाजार में जैसे और सामान मिलता है वैसे ही बंदूक मिलने लगे तो फिर क्या होगा, बहुत सारे लोग खरीद लेंगे। दुश्मनी में, आवेश में आकर के लोग एक दूसरे की हत्या भी कर सकते हैं, तो उससे हालत बहुत खराब हो सकती है समाज की। और कई बार ऐसा होता है ना यार कि हम लोग बहुत सारे देशों को बहुत डेवलप्ड मानते हैं। अमेरिका है, अमेरिका में गन वायलेंस बहुत है, बहुत ज्यादा हिंसा है बंदूक की वजह से। और वहां पर पूरा एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है कि बहुत सारे जो वहां की राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं वहां के, वो भी सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री को, क्योंकि पैसा बन रहा होता है। जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, अर्थशास्त्र में आप देखेंगे तो बहुत सारे गलत काम है जो समाज में बहुत दिन तक होते रहते हैं। हमारे यहाँ पर गन वायलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइसेंस लेना पड़ता है। अमेरिका में आपको दुकान से मिल जाती है बंदूक, समझ रहे हैं? तो वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 10th क्लास में 12th क्लास का बच्चा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने आकर के पूरे मार्केट में ऐसे गोलियां चला दी, तो 16-16, 17-17 लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये कहने को विकसित देश है ना, पैसा है वहां पर ज्यादा लोगों के पास, लेकिन इस तरह की नई तरह की समस्या वहां पर बनकर के आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जगह पर गलती कर दी, सारी चीजें खोल नहीं सकते आप। इसलिए लाइसेंस कुछ सेक्टर्स में देने का भी महत्व है, आपके समझ में? इसलिए सब कुछ नहीं खोल दिया, कुछ ऐसी चीजें रखी जहां पर खतरा हो सकता था, उनके लिए हम लोगों ने क्या कर रखा, लाइसेंस देने की जो भी हमारी परंपरा थी उसको जारी रखा। लेकिन सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज छोड़ करके बाकी सारी इंडस्ट्री, जहां पहले लाइसेंस की जरूरत थी अब लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं रह गई थी, मुक्त कर दिया, है ना। जो चिड़िया थी उसको पिंजरे से खोल दिया कि जाओ जाकर के उड़ो। तो वैसा काम हुआ कहां पर? औद्योगिक क्षेत्र में। अब औद्योगिक क्षेत्र में आपको यह भी पता है, और वैसे देखिए एक बात मैं बता देता हूं, यहां पर जो हमारा टर्म किताब में लिखा हुआ है उसको लिखा हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्र में विनिमयीकरण। तो विनिमयीकरण तो जो है वो एक तरह से रेगुलेशन को बोलते हैं, नियंत्रण को भी बोला जाता है। और यहां पर हम लोग उल्टी बात कर रहे हैं, उदारीकरण की बात कर रहे हैं। तो वो टर्म हिंदी में कितना सही है आई डोंट नो, मतलब उसका कोई अपोजिट अर्थ होता है, और वो हिंदी में कहीं कहीं पर हमारी जो किताब है, देखिए ऐसा हो, यहां पर भी बड़ी समस्या हो जाती है। जो हमारी इंग्लिश की किताब है एनसीईआरटी की, और जो हिंदी की किताब है उसमें कई बार ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं इंग्लिश से हिंदी में। और इकोनॉमिक्स जैसे जो विषय है उसमें ज्यादातर काम करने वाले जो अच्छा काम कर रहे हैं वो सारे लोग इंग्लिश में पढ़ करके आते हैं। तो इंग्लिश की बुक में कई चीजें आपको अपडेटेड मिलेंगी। जैसे हम लोगों ने जो हमारी हिंदी की किताब है उसमें लिखा हुआ है कि 40 हो रह गई शिशु मृत्यु दर, अच्छा जो हमारा पहला चैप्टर था, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था 33 क्यों पढ़ाया था? क्योंकि अब 33 हो गई, 40 थोड़े दिन पहले की थी। तो हिंदी की किताब में अभी भी 40 लिखा हुआ है और इंग्लिश की किताब में 33 लिखा हुआ है। तो इंग्लिश की बुक से वो जल्दी से अपडेट हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी इस तरह की हमें डिस्क्रिपेंसीज, मतलब जो अनियमितताएं हैं वो दिख जाती हैं। तो ऐसे ही विनिमयीकरण वाला वो टर्म कितना सही है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलते हैं डीरेगुलेशन। डीरेगुलेट कर दिया, रेगुलेट मतलब नियंत्रण किया, डीरेगुलेट मतलब नियंत्रण छोड़ दिया। पहले हमने बांध के रखा हुआ था, फिर उसको छोड़ दिया। अब छोड़ने वाली एक बात तो मैंने आपको बता दी कि लाइसेंस जो थे ना, क्या कि लाइसेंसिंग जो है वो बहुत कम हो गई। क्या हो गई? बहुत कम हो गई, लाइसेंसिंग हो गई कम, जिसको हिंदी में आप भी लाइसेंसिंग ही लिखते हो। यहाँ पर कई ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश के जिसको हम एज इट इज इंग्लिश का यूज करने लग जाते हैं, क्योंकि वो इतना कॉमन होता है, लाइसेंसिंग, है ना। ऐसे ही दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी यार कि बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व थे किसके लिए? लघु उद्योगों के लिए। बहुत सारे ऐसी चीजें बनानी की थी। अब सिर्फ लघु उद्योग अगर बनाया करते थे तो लघु उद्योग उतने एफिशिएंट नहीं थे, वो इतना ज्यादा अच्छे से वो काम नहीं कर पाते थे कि बहुत कम संसाधन खर्च हो और काम अच्छा निकल के आ जाए। तो इस तरह की जो समस्याएं थी उनको भी दूर करने के लिए लघु उद्योगों के लिए बहुत सारी चीजें जो आरक्षित थी उनको क्या कर दिया गया? अनारक्षित कर दिया गया। अनरिजर्व्ड, जो रिजर्व कैटेगरी के थे उनको हटा दिया गया। तो एक ये काम हुआ। तीसरी चीज, पब्लिक सेक्टर, हर चीज को मैंने बताया था, बहुत सारे सेक्टर्स रहते हैं जहां पर पब्लिक के लिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर की कंपनीज, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम जो है, जो सार्वजनिक उद्यम है, सिर्फ वही काम कर सकते हैं। और उसको सिर्फ और सिर्फ कहां तक सीमित कर दिया गया? रेलवे तक। आजकल आप न्यूज में देख रहे होंगे तो रेलवे में भी कुछ कुछ प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, निजीकरण की बात होती है। एक तेजस ट्रेन है, शायद मैं श्योर नहीं हूं पूरी तरह से, बट वो प्राइवेट सेक्टर को दी गई थी कि प्राइवेट ट्रेन है वो चल रही है। तो वो कैसे किया जा सकता है? बहुत सारे देश हैं जहां पर रेलवे जो है वो प्राइवेटाइज किया चुकी है और कई जगह उसका परिणाम अच्छा भी नहीं निकला, कुछ जगह पर थोड़ा ठीक भी निकला। तो वो कितना करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बड़ी बड़ी समस्या है। तो एक तो रेलवे हो गया।
दूसरा था परमाणु एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी, है ना। तो परमाणविक ऊर्जा पर आपको काम करना है, परमाणविक ऊर्जा पर, तो उसके लिए भी सिर्फ सरकार काम करेगी। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कर ले। अगर देखिए ये सारी चीजें बहुत कठिन होती हैं सुरक्षा की दृष्टि से। मान लीजिए मैं एक प्राइवेट कंपनी चला रहा हूं और मैं एटॉमिक एनर्जी पे काम करने लगा, मैंने एक पावर प्लांट लगाया छोटा सा और पावर प्लांट खराब हो गया, तो उससे कितनी तबाही होगी, है ना। तो यहाँ पर साथ में संसाधन भी बहुत सारे चाहिए होते हैं और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको बोलते हैं सामाजिक स्तर पर जो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, और वो किसी निजी कंपनी से एक्सपेक्ट किया जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से एटॉमिक एनर्जी जैसे क्षेत्र जो है वो सरकार के लिए ही अभी भी सिर्फ सरकार उसमें काम करेगी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर की कंपनीज काम करेंगी, उन्हीं के लिए वो रिजर्व्ड है ना। और साथ में पब्लिक सेक्टर में हमारे यहाँ कुछ डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं। डिफेंस समझते हैं, हमारे उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा। हमारे सेना को जरूरत होती है। कानपुर में भी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक नहीं एक से ज्यादा है। तो ऑर्डिनेंस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, वो सारी चीजें बनाने में भी एक हिस्सा अब उसमें भी प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। अनिल अंबानी नाम के एक उद्योगपति हैं, उनकी भी एक डिफेंस सेक्टर में कंपनी जो है वो काम करना स्टार्ट कर चुकी है। तो अब प्राइवेट सेक्टर को वो भी दे रहा है, लेकिन उसका भी एक बड़ा अंश जो है वो अभी भी पब्लिक सेक्टर के पास है। तो 1991 की हम बात कर रहे हैं, ये तो मैं आज की बात बता देता हूं आपको। 1991 में भी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसमें भी काफी हिस्सा जो था वो किसके पास रह गया था, अपने सरकार के ही पास, है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रतिरक्षा उपकरण। क्या बोल सकते हैं, प्रतिरक्षा उपकरण। अब ये हमारा हो गया। अच्छा, तो दो चीजें देखनी, एक तो लाइसेंस देने की बहुत कंपनी जरूरत पड़ रही थी, साथ में लघु उद्योग जो थे उनके लिए जो चीजें थी वो अनरिजर्व कर दी गई। पब्लिक सेक्टर जहां जहां पर हाथ पैर मार सकता था उसका भी दायरा बहुत सीमित कर दिया गया, और प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा आपको खुले गगन में उड़ने की छूट दे दी गई। ये सारी चीजें थी क्या, उदारीकरण। लेकिन किस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। सिर्फ इससे काम नहीं चला, अभी हमें और भी क्षेत्र में क्या क्या हुआ उसकी बात करते हैं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।